लगभग 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों ने शासन किया। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला पहला शासक बाबर, जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस सल्तनत में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे अनेक शक्तिशाली बादशाह पैदा हुए। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला पहला शासक बाबर एक पैदाइशी योद्धा था, जो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां तथा अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब वो 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला। इसके 2 साल बाद जब उसकी उम्र 14 साल हुई तो उसने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला कर दिया तथा उस पर सन 1505 तक वह कई जंग लड़ चुका था। तब तक उसकी उम्र महज 22 साल थी। अगले 20 साल तक उसने भारत पर कब्जा जमाने के लिए कई बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार वह असफल रहा। सन 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली को निशाना बनाने की सोची। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। बाबर को पता था अगर वह इब्राहिम लोदी को हरा सकता है तो वह दिल्ली पर कब्जा जमा सकता है, क्योंकि उस वक्त इब्राहिम लोदी की सेना आंतरिक रूप से बेहद कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना में महज 12,000 सैनिक थे। बाबर की सेना बेहद लड़ाकू और खतरनाक बंजारों की सेना थी, जिनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। बाबर को बचपन से ही युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसी रणनीति बनाई मानो वह लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह इब्राहिम लोदी बाबर के बिछाए जाल में फंस गया और वह अपने 1 लाख जवानों और 1000 हाथियों के साथ बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़ा। बाबर को पता था कि यदि इब्राहिम लोदी को पानीपत तक लाया जा सकता है तो उसे युद्ध में आसानी से हराया जा सकता है। बाबर भी इतिहास के अन्य महान राजाओं की तरह सामने वाले राजा की कमजोरियों को पहचानने तथा उसकी ताकत का अंदाजा लगाने में माहिर था। युद्ध होने से हफ्ता भर पहले ही बाबर पानीपत पहुंच गया। शहर उसके दाईं ओर था, इसलिए उसने बाईं ओर एक गहरी और चौड़ी खाई खुदवा दी, ताकि जब लोदी की सेना उसकी तरफ बढ़े तो वह एक पतली और सकरी जगह में फंस जाए। इस मुगलों का सबसे कारगर हथियार था उनका धनुष। इसकी खोज लगभग 5000 साल पहले मध्य एशिया में हुई थी। इसका निशाना काफी स्टिक होता था और यह लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी तक वार कर सकता था। बाबर के पास लगभग 4000 तीर चलाने वाले सैनिक थे, लेकिन बाबर को पता था कि इस जंग में केवल तीर चलाने वाले सैनिकों से ही काम नहीं चलने वाला। इसलिए उसने युद्ध से एक दिन पहले ही लगभग 600-700 गाड़ियों को नाकाबंदी की तरह आपस में बांध दिया। इन गाड़ियों के पीछे थे उसके मैचलॉक बंदूक चलाने वाले सैनिक तथा दूसरी ओर उसने तीरंदाजों की सेना खड़ी कर दी। बाबर की कामयाबी के पीछे का राज थी उसकी चलती फिरती तोपें। इन तोपों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इन तोपों का वजन लगभग 500 से 600 किलो के आसपास होता था। इन्हें लाने या ले जाने के लिए बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों या फिर घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के ज़माने में लकड़ी के लट्ठों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले या लाए जाने के लिए होता है। बाबर के पास ऐसी लगभग दर्जन भर तोपें थी। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि ऐसी तोपों का इस्तेमाल किसी भी लड़ाई में किया गया। बाबर ने लोदी को मौत के एक ऐसे घेरे में घेर लिया जहां से उसका बच पाना लगभग मुश्किल था। उसके मैचलॉक बंदूक चलाने वाले सैनिकों ने लोदी के ज़्यादातर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर उसकी तोप के गोलों से हाथी बेकाबू हो गए, जिससे वो अपने ही सैनिकों को कुचलने लग गए तथा 3 ओर से उसके तीरंदाज सैनिकों ने लोदी के सैनिकों पर हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बाबर युद्ध जीत गया। लोदी अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल पर ही मारा गया। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई राजा युद्ध स्थल पर ही मारा गया हो। युद्ध जीतने के तुरंत बाद ही बाबर ने जल्द ही दिल्ली पर कब्जा जमा लिया था। अब वह पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने का सपना देखने लगा था।
इसके लिए उसे यहाँ की धन और दौलत चाहिए थी। कोहिनूर का बेशकीमती हीरा भी उसे यहीं दिल्ली में मिला था, जिसकी कीमत उस समय भी करोड़ों में बताई जाती है। धन मिलने पर वह अपनी सेना को और अधिक मजबूत कर सकता था तथा उसके सैनिक भी वफादार रहते। ऐसा नहीं था कि पहली बार मुगल सत्ता ही भारत आई थी। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और यहाँ पर इससे पहले भी हजारों राजाओं ने राज किया था। मुगल रेगिस्तानी इलाकों से हिंदुस्तान आए थे। उन्हें वहाँ पर ऐसी हरी भरी हरियाली देखने को नहीं मिलती थी। जब भी वो यहाँ पर कोई नया युद्ध जीतते या कोई नया किला जीतते तो सबसे पहले वहाँ पर बाग बनाते और झरने आदि बनाते थे। अक्सर इन्हीं बागों के बीच बैठकर वो दरबार लगाते थे तथा शाही सामियाने का मजा लेते हुए युद्ध की रणनीतियाँ बनाते थे। वो अपने खास मेहमानों तथा अपने उच्च अधिकारियों या अपने सेनापतियों से भी अक्सर यही मुलाकात किया करते थे। इनके अनुसार जन्नत वही थी जहाँ चारों ओर से पानी बहता हो। मुगलों के इंजीनियर भी मिस्र और रोम के लोगों की कारीगरी से काफ़ी बेहतर थी। दिल्ली जीतने के 2 साल के बाद ही उसने कई अन्य राज्यों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। उसके साथ आए हुए सैनिक वो यहाँ के वातावरण की वजह से परेशान होकर जल्द ही वापस लौटना चाहते थे, लेकिन बाबर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने काबुल से लेकर बिहार तक अपना कब्जा जमा लिया था। बाबर पहला मुगल बादशाह था जिसने इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर मुगल वंश की स्थापना की थी, मगर इसका मजा वो ज़्यादा दिन तक नहीं ले पाया, क्योंकि 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। बाबर के बाद में अगला मुगल बादशाह बना उसका बेटा हुमायूं, जिसने बहुत थोड़े समय तक शासन किया था। हुमायूं के बाद में उसका पुत्र यानी बाबर का पोता अकबर, जिसे इतिहास में अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अकबर ने भी अपने दादा बाबर की तरह लगभग बहुत छोटी उम्र में 1556 ईस्वी में गद्दी संभाल ली थी तथा बहुत जल्द ही उसने अपनी प्रजा पर पकड़ को बना लिया। उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों में से सबसे अहम जीत थी राजस्थान की जीत। यहाँ से वो लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा सकता था। अधिकतर राजस्थान पर हिंदू राजपूत राजाओं का अधिकार था। ये राजा बड़े धनवान और शक्तिशाली योद्धा थे तथा इनकी सेना में भी एक से बढ़कर एक ही योद्धा थे। इनके पास एक से बढ़कर एक आसमान छूते बख्तरबंद किले जो किसी पहाड़ी की चोटी पर बनाए जाते थे। इनकी दीवारों को देखकर लगता है कि ये किसी चट्टान को काट कर बनाई गई हैं। इनमें सबसे बड़ा था चित्तौड़गढ़ का किला, जो जमीन से करीब 250 मीटर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। 25 अक्टूबर सन 1567 को अकबर की सेना इस किले पर आक्रमण करने के लिए चित्तौड़ पहुंच गई। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हथियार राजस्थान में बनाए जाते थे। यहाँ का स्टील सबसे ज़्यादा फेमस था। इस स्टील से बनाए जाने वाले हथियारों में मुख्यतः राजपूत कटार और तलवारें थी तथा वहीं दूसरी ओर लोहे के हथियार बनाने में मुगलों को भी कारीगरी में काफ़ी महारत हासिल थी। मुगल भी अपनी तलवारें दमिश्क के स्टील से बनाते थे, जो काफ़ी धारदार और मजबूत होती थी। दमिश्क की तलवार बनाने वाले कारीगर उस जमाने में बहुत कम होते थे। हथियारों के मामले में मुगल सिर्फ तलवार, तीर और कटारों का ही नहीं, बल्कि वो हाथियों को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। इन हाथियों की रक्षा के लिए उन्हें एक कवच जिरे बख्तर पहनाया जाता था, ताकि तीर, भाले और तलवारों का इन हाथियों के ऊपर कोई असर ना हो। युद्ध के मैदान में जाते समय इन हाथियों के ऊपर लगभग 3-4 लोग होते थे, जिनमें एक माहौत जो हाथी को चलाता था और 2-3 सैनिक जो युद्ध लड़ते थे। अकबर भी हाथी चलाने में काफ़ी उस्ताद था। अकबर ने बहुत छोटी उम्र में हाथी को चलाना और उसे काबू में करना सीख लिया था। बाहर जाते समय ये हाथी पीछे चल रही सेना के लिए जंगली झाड़ियों या कटीले रास्तों को साफ करने का काम किया करते थे। अकबर के पास लगभग ऐसे 5000 हाथी थे। युद्ध के मैदान में भी ये हाथी काफ़ी मददगार साबित होते थे, जैसे सामने वाले दुश्मन की सेना के घोड़ों को गिरा देना या उसके सैनिकों को कुचलकर मार देना आदि गुर इन्हें सिखाए जाते थे। हाथियों को और अधिक खतरनाक बनाने के लिए इनके दांतों में खंजर पहनाया जाता था। अकबर चित्तौड़गढ़ के किले को घेरने के लिए काफ़ी मात्रा में तोपों का इस्तेमाल किया था। ये तोपें हाथियों के द्वारा यहाँ तक लाई गई थी। अकबर के पास लगभग 3 से 4 हजार सैनिक थे, जबकि चित्तौड़ के पास लगभग 8000 सैनिक थे।
अकबर ने किले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, मगर किले की ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां तक तोप के गोले नहीं जा सके और वह आक्रमण नाकाम रहा। हमला नाकाम होने के बाद में अकबर ने एक मिट्टी की पहाड़ी बनाने का आदेश दे दिया ताकि तोपों को और अधिक ऊंचाई तक ले जाया जा सके। इन पहाड़ियों को सिक्का पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने एक मिट्टी की टोकरी के बदले हर सैनिक को एक सोने का सिक्का देने का वादा किया। इस काम में अकबर के बहुत ज़्यादा सैनिक राजपूतों के निशाने का शिकार हो गए और वह मौत के घाट उतार दिए गए। अकबर ने काफ़ी प्रयास किए, मगर उसकी तोप के गोलों का किले की दीवारों पर कोई खास असर नहीं हुआ। काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद भी जब अकबर को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई, तो इसके लिए उसने एक दूसरी योजना तैयार की। उसने किले की दीवारों के पास एक बारूदी सुरंग बनाने का फैसला किया, मगर इसके लिए जरूरी था उसके सैनिकों का किले की दीवारों तक सुरक्षित पहुंचना। किसी तरीके से ये सुरंगें बना भी दी गई, मगर अकबर का यह फैसला भी तब गलत साबित हुआ जब उनमें से एक सुरंग में समय से पहले विस्फोट हो गया, जिससे अकबर को खासा नुकसान पहुंचा और उसके बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए। जब राजपूत सैनिकों को अकबर की मैचलॉक बंदूकों के बारे में पता चला, तो इससे वो काफ़ी निराश हो गए थे। राजपूत बड़े प्रभावशाली योद्धा थे और वो अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करने वाले थे। इसके लिए युद्ध में वो अपनी जान देना भी अपनी शान समझते थे, मगर अकबर की घेराबंदी के पास उनके पास कोई रास्ता नहीं था। या तो वो युद्ध लड़कर जीतते या फिर अपने आप को अकबर के हवाले कर देते। नतीजे चाहे जो भी हो, मगर किसी भी कीमत पर राजपूत हथियार नहीं डालना चाहते थे। 25 फरवरी सन 1568 को अकबर ने हमला कर दिया तथा नतीजा ये रहा कि अकबर इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहा। युद्ध जीतने के लिए इनकी सबसे बड़ी कारगर हथियार थी इनकी मैचलॉक बंदूक। बताया जाता है कि अकबर के पास लगभग ऐसी 100 से ज़्यादा बंदूकें थी। ये मैचलॉक बंदूकें आज भी हिंदुस्तान में कई जगहों पर बेहद साधारण तरीके से बनाई जाती हैं और इनका इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर किया जाता है। 1568 में चित्तौड़ की जीत के बाद अकबर काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद अकबर ने अपनी एक नई राजधानी बसाने का फैसला कर लिया, जिसे आज हम फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। इस शहर को बसाने में लगभग 16 वर्ष का समय लगा था। यह अकबर के ख्वाबों की नगरी थी। इसमें लगभग सैकड़ों से ज़्यादा महल और आरामगाहें बनाए गए थे, जिसके लिए हजारों मजदूरों को काम पर लगाया गया था। इस शहर को बनाने के लिए पास ही के खदान से लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर पानी की कमी को देखते हुए अकबर ने जल्द ही एक बांध बनाने का फैसला कर लिया, मगर सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि इतनी ऊंचाई तक आखिर पानी कैसे पहुँचाया जाए। पानी पहुँचाने के लिए उसने पहिया शैली का प्रयोग किया। जो अकबर ने पानी के लिए यहाँ अनेकों तालाब बनवाए तथा ध्यान लगाने के लिए उन्होंने दीवाने खास भी बनवाए थे। अकबर यहाँ पर लगभग हर धर्म के लोगों के साथ सभाएं करता था, ताकि वह हर धर्म को महत्व को बारीकी से समझ सके। अकबर अपने हरम का भी खास ख्याल रखते थे। उसने प्रत्येक रानी के लिए एक महिला खास पहरेदार को रखा हुआ था तथा इस पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए उसने सेना के बेहतरीन जवानों को रखा हुआ था। यहाँ लगभग 15 साल बिताए जाने के बाद में सल्तनत के उत्तर से पश्चिमी इलाकों में हंगामे शुरू हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि अकबर को यहाँ से अपनी राजधानी को बदलना पड़ा। पानी की कमी के कारण कुछ दिनों बाद ही यह शहर लगभग वीरान होता चला गया। फतेहपुर सीकरी के सदर दरवाजे के पास एक मीनार बनाई गई थी, जिसमें अकबर के पसंदीदा हाथियों के दांत जड़े गए थे। इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी इंसान की इच्छा से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे इतनी जल्दी खाली भी कर दिया गया हो। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 को हुई थी। उनकी मृत्यु से पहले मुगल साम्राज्य काफ़ी खुशहाल था। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र नूरदीन सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बना। 24 नवंबर 1605 को जहांगीर का राज्याभिषेक किया गया। जहांगीर चित्रकारी कला और शिकार के काफ़ी शौकीन थे। उनके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है।
28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में भीमवार नामक स्थान पर इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद इनका अगला उत्तराधिकारी शाहजहाँ बना। शाहजहाँ ने लगभग 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासन किया। साहित्य कला का विकास, मनसबदारी प्रथा में सुधार, शिक्षा का प्रसार, निष्पक्ष न्याय प्रणाली, व्यापार का विकास तथा अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। इसलिए शाहजहाँ के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल में ताजमहल, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण जैसी अनेक अद्वितीय उपलब्धियां रही हैं। औरंगजेब मुगल वंश के छठे शासक थे जिन्होंने अकबर के बाद में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया था। इन्होंने लगभग आधी सदी तक भारत पर राज किया। लगभग 1658 से लेकर 1707 तक इन्होंने भारत पर शासन किया। इन्होंने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का काफ़ी प्रयास किया। इनकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य लगभग सिकुड़ने लग गया था। 1707 में 90 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी-उल जहांदार द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ तृतीय, शाह आलम द्वितीय तथा अकबर शाह द्वितीय जैसे अनेक शासकों ने शासन किया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1837 ईस्वी में अपने पिता अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात राज्य को संभाला था। बहादुर शाह जफर का समय आते आते मुगल साम्राज्य लगभग दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया था। तबीयत से बहादुर शाह जफर एक कवि थे। वो शेर और शायरी के शौकीन थे। उनके शेरों में मानव जीवन की गहरी सच्चाई और भावनाओं की दुनिया बसती है। 1857 ईस्वी तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। अनेक राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने एक नेतृत्व के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ना स्वीकार कर लिया। वे अंग्रेजों से जंग हार गए और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय अंग्रेजों की कैद में गुजारने पड़े। 7 नवंबर 1862 को बर्मा में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।